तो यूक्रेन में युद्ध का आज 8वां दिन है और रूस आज भी ताबड़तोड़ हमले बोल रहा है। एक एक तस्वीरें बिल्कुल विध्वंसक हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में महातबाही की सबसे ताजा तस्वीरें आपको हम दिखाना चाहते हैं। आप देखिए सबसे पहले कैसे लगातार एक दो नहीं बल्कि दर्जनों मिसाइलें एक के बाद एक आसमान में छोड़ी जा रही हैं। यूक्रेन के एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हेडक्वार्टर के मुताबिक यह हमला रूसी सैन्य ठिकानों पर किया गया। तो ये जो हमला दिखाई दे रहा है आपको रॉकेट्स का, ये यूक्रेन की तरफ से किया गया है। रात के वक्त किए गए इस हमले में साफ कर दिया कि यूक्रेन में भीषण युद्ध जारी है और आने वाले वक्त में यह और तेज ही होने वाला है। फिर से आपको बता दें ये जो तस्वीरें हैं ये यूक्रेन के हमले की तस्वीरें हैं। अभी तक आपने इस किस्म की तस्वीरें ज्यादा जो हैं वो रूस की तरफ से देखी होंगी, लेकिन ये वीडियो आपसे थोड़ी देर पहले यूक्रेन ने जारी किया है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध सीमा वाले इलाकों से शुरू होकर अब 15 शहरों तक पहुंच चुकी है। यूक्रेन के 15 शहर रूसी सेना के निशाने पर हैं। इनमें राजधानी कीव है, ओडेसा का इलाका है, खार्किव है, लिवीव है, मारियापोल है, मेलितोपोल। ये तमाम शहर हैं जहां पर जंग इस वक्त भी चल रही है। खार्किव और कीव इन दो बड़े शहरों में तो जबरदस्त जंग जारी है और खार्किव भी अब लगभग रूसी कब्जे में आ चुका है। बड़े हमलों की तैयारी के बीच यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हवाई अटैक भी जारी हैं। रूस के हमलों की 3 तस्वीरें आप देखिए। कीव में आज रूस ने मिसाइल अटैक किया जिसमें वहां का रेलवे स्टेशन तबाह हो गया। खार्किव में रूस के हमले में स्कूल को निशाना बनाया गया, यह यूक्रेन का कहना है। चेर्निहिव में भी रूसी सेना ने आज बड़ा हमला बोला है और इस हमले में एक तेल डिपो में आग लग गई। यूक्रेन पर रूस के हमलों की तस्वीरें सुबह से लगातार आ रही हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव के आसमान में रूस के हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं। वोल्नोवाखा से भी बहुत बड़ी तबाही की तस्वीरें आई। बमबारी में यूक्रेन का इरपिन शहर लगभग बर्बाद हो चुका है। 8वें दिन रूस के हमले और ज्यादा भीषण होते जा रहे हैं। सबसे पहले आपको हम कीव की तस्वीरें दिखाते हैं। आज सबसे ज्यादा अटैक कीव पर ही हुए। रूसी सेना ने कीव में जबरदस्त बमबारी की। कीव में रूस के बड़े मिसाइल हमले में एक पूरी तरह तबाह हो गया। आज की दूसरी तस्वीर आपके सामने रखते हैं। कैमरे में तेज धमाका रिकॉर्ड हुआ। Ебать, опять же! 8 दिन हो चुके हैं इस जंग को और अब आप देख रहे हैं आसमान से, जमीन से और अब तो समंदर से भी रूस पूरी तरह यूक्रेन की घेराबंदी कर रहा है। निशाने पर बड़े बड़े शहर हैं और फाइनल टारगेट है राजधानी कीव, जिस पर लगातार बमबारी जारी है। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल जीजी द्विवेदी साहब हमारे साथ हैं, मेजर जनरल एसबी अस्थाना साहब स्टूडियो में हमारे साथ हैं और हमारे साथ जुड़े हैं मेजर जनरल रमेश पाधी साहब भी। आप तीनों का बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं अस्थाना साहब आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। 8वां दिन हो गया आज जंग का। खार्किव खंडहर बन चुका है। जो तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि अब साबुत इमारतें वहां पर आप गिन सकते हैं। दूसरी ओर कीव है। कीव के बाहरी इलाकों में आज जबरदस्त बम वर्षा रूस ने की है और उसके अंदर भी स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर बॉम्बिंग जारी है। आप मानते हैं खार्किव लगभग गिर चुका है, अब बस कीव की बारी है? जाहिर है कि अभी दबाव बढ़ाया जा रहा है और अगर इसको मैं सामरिक भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो इस तरीके से होता है कि पहले
जब ये लड़ाई होती है, जिस किस्म की अभी लड़ाई चल रही है, उसमें पहला बोला जाता है कि शेपिंग द बैटलफील्ड, यानी कि जो आपने बताया घेराबंदी, तो घेराबंदी आपने जैसा देखा 3 साइड से हमला करना शुरू किया, अभी समुद्र से भी हमला हो रहा है और उसको अभी क्लोज इन किया। उसके बाद में है स्ट्रेटेजिक टारगेट क्या है। स्ट्रेटेजिक टारगेट अभी भी कीव ही है, क्योंकि कीव से ही अगर वो हार मानेगा यूक्रेन तो तभी वहीं से मानेगा। लेकिन जो खार्किव है उसको भी कब्जा करना जरूरी है, क्योंकि खार्किव उससे कीव के ऊपर भी जब प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। और बाकी जो अभी रणनीति रूस की इस प्रकार है कि समुद्र से उसको काट दिया जाए यूक्रेन को। अभी आपने देखा होगा जो मारिपोल में जो एरिया, इस इलाके में डॉनबास, मारिपोल और जितने भी समुद्र तट से लगने वाले शहर हैं उनके ऊपर हमला करके उस इलाके में अगर रूस आ जाता है तो यूक्रेन को रूसी समुद्री जगह से मदद नहीं मिल सकती किसी भी किस्म की। उसके बाद एयर सुपीरियरिटी उन्होंने कर ली है। उसके बाद में अब जो है शहरों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बमबारी करके, इसको बोलते हैं सॉफ्टनिंग अप ऑफ टारगेट, वो सॉफ्टनिंग अप ऑफ टारगेट उनको किया जा रहा है ताकि जब वो अंदर घुसे तो कम से कम कैजुअलिटी हो, क्योंकि स्ट्रीट फाइट से बच के और कैजुअलिटी अपनी कैसे कम की जाए, ये रूस की सेना के सामने बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। दूसरी बात यह, जहां तक यूक्रेन का सवाल है, यूक्रेन को भी पूरा मौका मिला है, उन्होंने भी पूरी तैयारी करी है, क्योंकि वार्निंग टाइम दोनों के पास बराबर था। यूक्रेन के पास में जब उनको पता है कि उनके नंबर्स उतने नहीं है जितने रूस के पास हैं, तो उन्होंने क्या कोशिश की है कि शुरू में उन्होंने फ्री रन दे दिया और जो शहर हैं शहरों को उन्होंने अपने एक तरीके से किला बनाया है। और अभी जो उन्होंने हथियार सिविल एरिया में डिपॉजिट लगा दिए हैं, तो उससे क्या हो गया है कि रूस के हिसाब से, रूस अपनी जगह सही है, वो ये बोलता है कि अभी ये पूरा का पूरा मिलिट्री फोर्ट्रेस बन गया है, तो अभी मेरे लिए सिविल इलाका और मिलिट्री इलाके में अंतर नहीं डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है। तो अब जो है, अब वो फायर करेंगे, उनके हिसाब से हर चीज मिलिट्री टारगेट है, क्योंकि उन्होंने सफिशिएंट मौका दिया कि जो सिविलियन है, इनोसेंट सिविलियन है, कृपा करके बाहर चले जाएं, उसके बाद हम फायर करेंगे। रेल के ऊपर उन्होंने अभी तक फायर नहीं किया। तो यह है रूस का कहना। अब जहां तक यूक्रेन का सवाल है, यूक्रेन ने भी अभी अपनी जो भी शक्ति उनके पास आ रही है, मिसाइल्स अभी आई हैं, तो वो अभी तक डिफेंसिव करना कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी वो ऑफेंसिव डिफेंस की भी कोशिश कर रहे हैं। और इसी मुताबिक, इसी कॉन्टेक्स्ट में आपने जो एक बड़ी बात कही, आपका असेसमेंट यह है कि यूक्रेन ने अपनी सारी ताकत अब अपने शहरों में लगा दी है, सारी डिफेंसिव फोर्स उनके शहरों में डिप्लॉयड है। जनरल द्विवेदी, आप सहमत हैं पहले जनरल साहब के असेसमेंट से? और दूसरा, ऐसे अगर ये बात सही है तो खार्किव का गिरना तो फिर बहुत बड़ा सेटबैक होना चाहिए यूक्रेन के लिए। देखो सौरभ, हर एक देश की अपनी स्ट्रेटजी होती है। स्ट्रेटजी होती है आपके वॉर एम्स क्या है और आपकी लड़ने की क्षमता क्या है। तो यूक्रेन के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो मैकेनाइज्ड वॉरफेयर में आ जाए या वो रूस का मुकाबला करे, उनके पास एयरफोर्स नहीं है। तो उन्होंने ये ठीक स्ट्रेटजी है कि अर्बन वॉरफेयर में जाएंगे, जितने भी उनके बड़े बड़े सिटी हैं उनको लास्ट मोमेंट तक डिफेंड करेंगे, क्योंकि उनके पास इन्फेंट्री है, स्मॉल आर्म्स है। तो ये स्ट्रेटजी उनकी यूक्रेन की है। अभी देखो, युद्ध जो होता है ये ऐसे नहीं अंधाधुंध आप चले जाते हैं, आपकी एक प्लान होती है। तो रशिया की पहले प्लान थी कि ईस्टर्न जो यूक्रेन है उस पर कब्जा दबाया जाए, वो उसकी फर्म बेस बन जाती है, उससे आगे वो ऑपरेशन करते हैं। इसमें जो खार्किव नहीं गिरा है वो एक सेटबैक है रशिया के लिए, क्योंकि जब आपकी लॉजिस्टिक कॉलम जाएगी तो खार्किव एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक। आप अभी भी मानते हैं कि खार्किव यूक्रेन के कब्जे में? नहीं, अभी क्या है कि देखो, उसमें जब आप लड़ते हैं तो उसमें 2 फेजेस आते हैं। एक में तो घमासान लड़ाई होती है, फिर उसको मॉपिंग अप करते हैं तो पॉकेट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाती है कि कुछ पॉकेट यहाँ लड़ रही है, कुछ पॉकेट वहाँ लड़ रही है, तो आपको पूरा उसको सैनिटाइज करना पड़ता है। तो अभी तक सैनिटाइजेशन शायद नहीं हुई है। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि मेन ऑफेंसिव तो ईस्ट से गया, सब्सिडी जो साउथ से गया, तो उन्होंने एक 2 शायद पकड़ भी लिए, पर जब हम कीव पर आते हैं उसका मेन ऑफेंसिव नॉर्थ से आया है। और जो ये कॉलम हम 2-3 दिन से बात कर रहे हैं, ये कॉलम स्पेसिफिक है कीव की लड़ाई के लिए, आई विल से बैटल ऑफ कीव। और ये जो अंतिम चरण में है लड़ाई, क्योंकि जब कीव के ऊपर बैटल जाएगी, आप देखेंगे 3-4 दिन में क्लियर हो जाएगा कि कीव गिरेगा या इतनी आसानी से नहीं गिरेगा। इस टाइम जो कीव पर है, फेज 1 चल रहा है, दायरा उन्होंने घेरा डाल दिया है, और अभी जैसे कह रहे थे हस्ताना साहब, सॉफ्टनिंग हो रही है, उसके बाद जो है वो अंदर जाएंगे, अंदर असॉल्ट तोड़ेंगे। अमित, बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के कब्जे से बूचा शहर को छुड़ाने का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन का दावा है कि जो बूचा शहर है वहां ऊपर उन्होंने अपना झंडा लहराया, जो आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है जिसके बाहर दिखाया जा रहा है कि उन्होंने ये झंडा लहराया है। लेकिन आपको बता दें
कि यह बहुत बड़ा दावा इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तरफ हमने तस्वीरें दिखाई किस तरह से बूचा टाउन से होते हुए कीव की ओर एक बड़ा काफिला गुजर रहा है और बूचा शहर पर बहुत दिनों से ही पिछले 8 दिन से हम कह सकते हैं कि जो रूस की सेना है वहां पर मौजूद थी और उसने इसके पास के जो एयरफोर्स बेस था हॉस्टेमल वहां उसने अपना बेस बना रखा है। अब इस तस्वीर को लेकर सर हम जानना चाहते हैं कि बता सकते हैं कि कितना हम इसको मान सकते हैं कि दावे सही है या गलत है, क्योंकि हमने तो तस्वीर दिखाई है बूचा से अंदर जाते हुए पूरे काफिले की। देखो बूचा शहर जो है ये एक किस्म की फर्म बेस है क्योंकि वहां से आगे अटैक होंगे और ये शहर जो है उन्होंने कब्जा करना ही था इस पर, क्योंकि जब आपने ऑपरेशन करना है तो आप एक फर्म बेस से दूसरी फर्म बेस पर जाते हैं। तो इस समय मुझे लगता है कि ये बूचा शहर जो है ये तो रशिया के पास है, लेकिन यूक्रेन क्लेम कर रहा है कि हमने हमारे पर कब्जे में। देखो मैं अभी बोल रहा था पॉकेट ऑफ रेजिस्टेंस, ये नहीं कि पूरा शहर ही आपके पास है, कुछ पॉकेट इधर कुछ पॉकेट इधर। सरकारी इमारत मिल गई, वहां रूस का झंडा लगा था। हाँ, तो ये पॉकेट्स होती हैं, पॉकेट्स क्लियर नहीं होती। जनरल पादीना में ज्वाइन किया। जनरल साहब पहले तो मुझे ये बताइए, आपको आश्चर्य है इस बात पर कि लड़ाई 8वें दिन में पहुंच चुकी है और अब भी रूस के पास जो है बहुत बड़ा इलाका कब्जे में नहीं आया? पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि रूस जो है प्रोफेशनल आर्मी है, तो उनका हमेशा कोशिश यही रही है कि कोलेटरल डैमेज को कम से कम किया जाए। तो इसी वजह से उन्होंने जो जितने भी बड़े बड़े शहर है उन्होंने जो वाइटल एरियाज एंड वाइटल पॉइंट्स को ही अभी तक टारगेट कर रखे हैं और उसी के वजह से ये थोड़ी सी समय उनको कोई जल्दबाजी नहीं है। मतलब पहले शुरू में उन्होंने एक प्लान किया था, जो प्लान में नहीं हुआ, उन्होंने सोच रहे थे कि 2-4 दिन में हो जाएगी, फटाफट हो जाएगी। जब उनको पता चला कि भाई अभी जो यूक्रेन आर्मी है वो ग्राउंड फोर्सेस उनकी अभी भी लड़ाई में उतर चुका है और वो रेजिस्टेंस कर रहे हैं, तो इसी वजह से मुझे लगता है कि जो 8वीं दिन हुई है 7वीं दिन हुई है ये एक जस्ट नंबर है, ये आगे तक चलेगी और लड़ाई जो खाली उन्होंने सरेंडर भी कर देता, लड़ाई वहां पे खत्म नहीं होती है। बिल्कुल। सर एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें मारियापोल की हम बात करें, मारियापोल के मॉल में जबरदस्त धमाका हुआ है, रूसी हमले में ये पूरा का पूरा मॉल तबाह हो गया है। मारियापोल बहुत बड़ा शहर है और सी ऑफ एजोव का एक कह सकते हैं पोर्ट सिटी है और इस पर लगातार लड़ाई के लिए आपको बता दें ताजा अपडेट आया है कि इसके इर्द गिर्द अब रूस की सेना पहुंच चुकी है। यहां पर हम कह सकते हैं ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट की तरफ से यहां पर जो डोनेट्स्क की रिपब्लिक आर्मी है वो पहुंच रही है, जिसको मान्यता दी गई रूस की ओर से, और साउथ के फ्लैंक से यहां पर ऊपर की ओर ज़ापोरिज़िया से मल्टीपोल के इलाके से रूस की सेना पहुंच रही है और अब जो फाइनल असॉल्ट है मारियापोल पर हो रहा है। यहां पर 4 लाख की आबादी है और फिलहाल बताया जा रहा है कि कुछ ही घंटों की बात है, हो सकता है उसके बाद यहां पर भी रूस अपना कब्जा कर ले। अमित, ये वो शहर है जहां पहले दिन से हमला जारी है, लगातार कोशिश कर रहे हैं इस पर कब्जा करने की। और आप सोचिए कि नेवल का तो उन्होंने यहां पर तबाह कर दिया, नेवल बेस, लेकिन दिक्कत ये हो रही थी कि जो आपके हिंटरलैंड पर जाके इस पर कब्जा करेंगे वो नहीं हो पा रहा था रेजिस्टेंस। लेकिन अब क्या हुआ, इसलिए उन्होंने स्ट्रैटेजी अपनाई कि डोनेट्स्क यानी कि डोनेट्स्क जहां पर उनके ऑलरेडी रेबल्स थे उनको इस तरफ भेजा गया है और यहां साउथ के फ्लैंक से अब ये इनकी फोर्स ऊपर की तरफ जा रही है। ये तस्वीरें जो है ये मारियापोल की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, दिख रही हैं, जिसमें एक मॉल था और वहां पर धमाका हुआ है। अभी किस किस्म की बॉम्बिंग है ये तो नहीं कहा जा सकता, शायद रॉकेट लॉन्चर से इसमें हमला किया जा रहा है और मॉल के ऊपर हमला हुआ होगा। इसका मतलब साफ है कि इसके आसपास हो सकता है कि कोई एक रेजिस्टेंस पॉकेट बचा हुआ, क्योंकि इस इलाके में पहले से इसके आसपास जैसे कि स्कार्टक है, स्कार्टक करके एक जगह है, वहां तक तो पहुंच ही चुकी है रशियन फोर्सेस। लेकिन जिन शहरों को अब तक आप कह सकते हैं कि काफी हद तक अपने काबू में किया है, जैसे खेरसोन का शहर है या खार्किव की बात हो रही है, सर अंत में तो आपको अपने सैनिक दाखिल कराने पड़ते हैं, सिर्फ बॉम्बिंग से तो आप शहर कब्जे में नहीं रख सकते। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिसे बोलते हैं ना फाइनल विक्ट्री तो है वो इन्फेंट्री को घुस के, जो जब तक इन्फेंट्री वहाँ नहीं जाएगी और जब तक वहाँ पर फिजिकली आदमी नहीं जाएगा तब तक फाइनल विक्ट्री नहीं होगी। लेकिन इन शहरों की खासियत ये है कि अगर ये हम जब बोलते हैं कि रूस के कब्जे में है, इसका मतलब ये नहीं है कि 100% बिल्डिंग और 100% आदमी रूस के कब्जे में है, कुछ ना कुछ लोग फिर भी बचेंगे। और ऐसा क्योंकि अभी नेशनलिज्म भावना भी है, तो आपको कभी हमेशा लगेगा कि कब्जे में हालांकि रूस के होगा, लेकिन 2-4 आदमी किसी बिल्डिंग पर पड़ के ऊपर चढ़ के वहाँ पे और यूक्रेन का झंडा लटका के और वीडियो खींच के आपके पास भेज देंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी साथ के साथ चल रही है और वो उनको जो यूक्रेन की जो फौज है उनको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए मसाला भी मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल, लेकिन सर यहाँ पर गन फाइट सुनाई दे रही है, हाँ, यहाँ पर गन फाइट भी हो रही है। एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि खार्किव में रूसी सेना की मूवमेंट दिखाई दी है, रूसी सेना के टैंक बटालियन खार्किव में घुसती हुई दिखाई दी है, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं और वो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे। खार्किव में लगातार शुरुआत से संघर्ष चल रहा था, ये तस्वीरें जहां आपको रूसी सैनिक टैंक खार्किव के अंदर
घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर पूरा का पूरा कॉलम नजर आ रहा है। आप देखिए पीछे आरटी गन भी लगा हुआ है, यहाँ टैंक्स भी है, आरटी गन्स, उसके जो साजो सामान है वो लेकर अंदर की तरफ जा रहे हैं। रिहायशी इलाका ही लग रहा है, बिल्कुल रिहायशी इलाका ही है। एरिया की बगल से जो है वो कॉलम गुजर रहा है। सर, टैंक शहर के अंदर आ जाएं तो क्या मतलब है? देखो, ये जब टैंक शहर के अंदर आ जाते हैं तो इसका दो असर पड़ते हैं। एक तो मनोबल पर असर पड़ता है, जो पब्लिक है वो घबरा जाती है कि भी टैंक्स आ गए हैं, और दूसरा जो है ये मौका होता है छोटी छोटी टीम्स को उनको घात पहुंचाना या उनको मारना। अभी आप देखेंगे कि ये युद्ध जो है ये भी हिट एंड रन में आ जाएगा। जो छोटी जेवलिन मिसाइल हैं, आप 100 गज से टैंक को उड़ा सकते हैं, तो काफी ये युद्ध जो टैंक में उड़ेगा। तो दो तरफा एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज। हिट एंड रन से, लेकिन सर यूक्रेन जो है वो रूस को रूस का कब्जा तो नहीं हटा पाएगा? नहीं, देखो, ये पॉकेट ऑफ रेजिस्टेंस तो रहेगी। आप ये नहीं कह सकते हमारे पास पूरा कंट्रोल आ गया, क्योंकि देखो लड़ाई का आकार बदलेगा और धीरे धीरे ये लड़ाई कन्वेंशनल से गुरिल्ला वॉरफेयर। सर, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसकी जरा तस्वीरें हम सुना देते हैं। यहाँ पर आप अभी सुन रहे थे कि लगातार फायरिंग हो रही थी उसके अंदर। तो उसमें यह कि वो अपोजिशन होगी, उसमें ये स्मॉल टीम्स जो है ये बहुत घातक होती हैं और ये युद्ध का आकार बदलेगा। कन्वेंशनल से ये अनकन्वेंशनल हो जाएगा, लो इंटेंसिटी हो जाएगा। ठीक सर। हाँ सर, कीव की बात कर रहे हैं हम लगातार, क्योंकि सबने बताया कि आखिरी लक्ष्य तो कीव है। वहां हवाई हमले के बाद तबाही का एक वीडियो आया है। रूस के हमले के बाद कई घरों में आग लग गई है। कीव शहर के बाहर की, बस बिल्कुल बाहर की तस्वीरें हैं। कीव पर कब्जे के लिए रूस का हवाई हमला लगातार कीव और उसके इर्द गिर्द जारी है। ये देखिए आप, क्या तबाही मची है यहां पर। ये तस्वीर हमने थोड़ी देर पहले दिखाई थी। वही तस्वीर है जहां जिस इस ठिकाने से एम्बुश करने की कोशिश की गई थी, उसके बाद ये वीडियो सामने आया जिसमें इसको निशाना बनाया गया है। तो ये जैसे हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि हिट एंड रन है, तो यहाँ हिट एंड रन के लिए कुछ मौजूद थे लोग। उसके बाद आउटर एरिया में जिसको निशाना बनाया गया, एरिया में छोटी छोटी टीम्स होती हैं जो अर्ली वार्निंग होते हैं, प्रोटेक्टिव पेट्रोल होते हैं, और स्मॉल टीम्स होती हैं, उनको पीछे करना होता, तभी आप आगे एडवांस कर सकते हैं और ये काफी कैजुअलिटी पहुंचा सकती है। और एक चीज जो हम बार बार आपको याद दिलाना चाहते हैं वो ये कि आज रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत भी होनी है। ये बात होनी कल थी, लेकिन कल दोनों तरफ से बड़े बयान आते रहे, उस बीच में ये बातचीत टल गई। जगह को लेकर के भी थोड़ा विवाद था कि कहां पर बात करेंगे। तो आज वो बातचीत होनी है। अभी तक ये तो तय है, लेकिन कब होगी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ आप देख रहे हैं युद्ध जो है अपनी पूरी इंटेंसिटी के साथ वो चल रहा है। और दूसरी बड़ा बयान ये आज रूस के विदेश मंत्री का आया है, जनरल पादी। उन्होंने कहा है कि ये युद्ध अभी खत्म नहीं होगा, युद्ध चलता रहेगा। तो वो बात भी कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि युद्ध भी हम खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि उनका दो ऑब्जेक्टिव, जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है और जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है, जब तक वो अचीव नहीं करते हैं लड़ाई खत्म नहीं हो सकती है। ठीक। तो अभी तक उनका जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है वो तो बहुत दूर तक है, और जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है वो पार्शियली उन्होंने अचीव किया है। थोड़ा बहुत उनका डोमिनेंस है ग्राउंड फोर्सेस की, एयरफोर्स, जो एयर पावर की, और आपका सी ये तरफ से। तो उनका जब तक ये दोनों नहीं ऑब्जेक्टिव उनका पूरा नहीं होता, लड़ाई खत्म नहीं हो सकती है। क्योंकि उसके बाद उनको एक बार अगर लड़ाई में जीत भी जाते हैं तो मिलिट्री पावर से, फिर उन्होंने पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने अपना मर्जी से। सर, मैं एक उदाहरण देकर के, आप क्योंकि आप सभी लोग जो हैं वॉर वेटरन्स हैं, आप सबने 71 की लड़ाई सबने देखी है आपने। आप लोगों ने आप लोग जब जंग में गए, वहां पर अंत में पाकिस्तान के जनरल को सरेंडर करना पड़ा, तभी जंग रुकी। वहां के शहर तो बर्बाद नहीं हुए थे। हालांकि वहां की पॉपुलेशन की सिंपैथी हमारे साथ थी, वो अलग बात है, वो अपने रिजीम से नाराज थे, लेकिन फिर भी सेना तो थी। वहां शहरों में लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी आपको, थोड़ी बहुत। यहां तो शहर के शहर बर्बाद हो रहे हैं, ये जानते हुए कि सुपीरियर ताकत सामने है। तो मेरा सवाल यही है, एक सरेंडर जब तक नहीं आता फॉर्मल, तब तक तो ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है कि देखो दो साइड हैं, एक साइड घुटने पर आ जाएगी तो उस टाइम जो है लड़ाई का जो एक निर्णय होता है वो आ जाता है। फिर जब आप टेबल पर जाते हैं तो आप अपनी तरफ से जो आपके एम्स ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए आप उन पर करते हैं। क्योंकि बांग्लादेश की लड़ाई की जो दो तुलना हम कर सकते हैं। पहली तुलना है कि वहां भी रेगुलर फौज थी पाकिस्तान की, यहां भी यूक्रेन की रेगुलर फौज है, पहली बात। और दूसरे टैक्टिक्स हमारे भी ऐसे ही थे कि हमने चाहते थे शहरों में लड़ना, हमने शहरों को बाईपास किया। सिर्फ कुमिला में, मैं उसमें 7 दिसंबर हमले में था, तो हमें कुमिला में लड़ना पड़ा, बिल्टअप एरिया में। यहाँ ढाका में बाहर से लड़ना पड़ा, पर अंदर से हमने शहरों को
बाईपास किया था। लेकिन यहां अब शहरों में घुसना पड़ रहा है इनको। ठीक, इरपिन से खबर है, रूस का Su-30 एक इमारत पर गिरा है। Su-30 विमान एक इमारत पर गिरा है। यूक्रेन की सेना ने इस फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया है। इरपिन शहर में ये देखिए तस्वीरें, फाइटर जेट गिराया गया है यूक्रेन की तरफ से और वो एक बिल्डिंग पर आकर के धराशायी हुआ और पूरी बिल्डिंग में आग लग गई। इरपिन शहर की तस्वीरें, यहां भी लड़ाई लगातार जारी है। पवन, बिल्कुल लगातार। इरपिन 15 किलोमीटर दूर है राजधानी कीव से और इरपिन पर सुबह से बार बार खबरें आ रही हैं। एक बार दावा होता है कि रूस का कब्जा हो गया है, एक बार दावा होता है कि यूक्रेन ने वापस हासिल कर दिया है। तो पॉकेट ऑफ रेजिस्टेंस की जो बात हमारे एक्सपर्ट कर रहे हैं, उनमें से एक पॉकेट ऑफ रेजिस्टेंस इरपिन है, जो रूसी सेना इरपिन से आगे नहीं बढ़ पा रही है। चार दिन से लगातार फाइटर जेट को मार गिराना तो एक अच्छी कैपेबिलिटी मानी जाएगी कि अभी भी है उनके पास, ये कैपेबिलिटी है उनके पास, क्योंकि एयर डिफेंस इक्विपमेंट पूरा 100% बर्बाद अभी नहीं हुआ होगा। अभी भी कुछ ना कुछ एयर डिफेंस इक्विपमेंट है और कुछ इक्विपमेंट जैसा माना जा रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज दोबारा से भेज रहे हैं, स्टिंगर मिसाइल भेजी हुई है उनके पास। सर, एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि मारियोपोल में एक जबरदस्त धमाका हुआ है और ये धमाका इस बात का गवाह है कि इंटेंसिटी युद्ध की बढ़ती जा रही है और उसी की एक कड़ी के तहत मारियोपोल में एक बड़ा धमाका हुआ है। वो आपके स्क्रीन पर देखिए, जबरदस्त ब्लास्ट है ये, मारियोपोल में बड़ा धमाका। और ऐसे ही कोई नागरिक हैं, ये अपने घर की खिड़की से वीडियो बना रहे हैं और धमाका होते ही आसपास सब कुछ कांप उठा। पहले भी वहां अटैक हुआ था, आग लगी हुई है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा निकाला था। उसके बाद दोबारा एक और अटैक वहां होता है। बैक टू बैक बॉम्बिंग है ये, यानी कि पिन पॉइंट वहां पर कुछ इंटेल उनके पास होगा जिसकी वजह से लगातार यहां पर बॉम्ब्स या फिर रॉकेट्स गिराए जा रहे हैं। लेकिन जैसा आपको बता दें कि कल गुरुवार तक का टाइम दे रखा था, यानी वेडनेसडे तक का, यानी कि बुधवार तक का टाइम था कि आप यहां से छोड़ के निकल जाओ, नहीं तो हम यहां पर हमला करेंगे। उसके बाद हमला शुरू हो गया है। करीब 4 लाख की यहां पर आबादी है और इस जगह पर जैसा बताया ना, स्कार्टा जो उसके आसपास के इलाके में इस वक्त पहुंच चुकी है फोर्सेस और अब धीरे धीरे इसको मारियोपोल को घेरा जा रहा है, यानी कि सिटी सेंटर तक पहुंचने की बात हो रही है। पलाजी सर, अच्छा एक बार हम फिर से आपको सुनवाते हैं आखिरकार वहां पर किस तरह का दहशत का माहौल है। कोई स्पेसिफिक टारगेट है जिसको इंटेल के बाद उड़ाया गया है, क्योंकि एक ही जगह लोकेशन पर 2 बार बैक टू बैक हमले करना है दिखाता है कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है। इस सब के अलावा एक दिलचस्प बात यह है कि रशिया इस युद्ध को कैसे प्रोजेक्ट कर रहा है। रशियन टीवी चैनल पर यह नहीं कहा जा रहा है कि इन्वेजन हुआ है, एक्शन इन यूक्रेन शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है और सिर्फ डोनबास इलाके तक का जिक्र है। इसके अलावा कीव, खार्किव और जिस इलाके में हमले हो रहे हैं उनका कोई जिक्र रशियन मीडिया में नहीं है। बिल्कुल, इसे स्पेशल ऑपरेशन करार दिया जा रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने, एक मारियोपोल की तस्वीर है और दूसरी भी मारियोपोल की ही है। दोनों जगहों पर आप देख रहे हैं जबरदस्त बॉम्बिंग जारी है, शहरों के अंदर लड़ाई हो रही है। जैसा अभी हमारे मेहमान आपको बता रहे थे कि ऐसा लगता है कि यूक्रेन ने अब यह तय कर लिया है कि उसने अपनी सारी ताकत जो है अब शहरों में समेट ली है। वो अपने शहरों को डिफेंड करेगा, अपने बड़े शहरों को वो रूस के इन्वेजन से बचाने के लिए अपनी सारी ताकत वहां पर लगा रहा है। इसीलिए आपको ज्यादातर बमबारी और ज्यादातर हमले वो यूक्रेन के बड़े शहरों में दिखाई दे रहे हैं, चाहे खार्किव हो, कीव हो, मारियोपोल हो। उसकी तस्वीर आपके सामने है। इस वक्त 2 हमले जो मारियोपोल में हुए हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। इसमें आपको दूसरी तस्वीर में तो धमाका, एक तस्वीर में आपको आग नजर आ रही है, वहां पर गन फाइट्स की आवाज सुनाई दे रही है। इसका मतलब है कि ये जो इलाका होगा मारियोपोल का, जो दूसरी तस्वीर है जहां पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग दिख रही है, ये थोड़ा आउटस्कर्ट से लगा हुआ है क्योंकि इसके पास 60% तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा 2-3 और इलाकों में रशियन और रेबल फोर्सेस जो रशियन सपोर्टेड हैं वहां पर गन फाइट्स हो रही है, क्योंकि अब धीरे धीरे अंदर आने की कोशिश हो रही है मारियोपोल के अंदर। और मारियोपोल आपको बता दें अब चौतरफा घिर चुका है। इसके लिए बहुत मुश्किल है कि अब अपने आप को ये यहां तक रेजिस्ट कर पाए। सर, पहले 2 दिन अस्थाना साहब बहुत तस्वीरें आती थी जिसमें जले हुए रूसी टैंक दिखाई देते थे और वो सब हिंटरलैंड का इलाका दिखाई देता था। बड़े बड़े कॉलम हैं, उस पर हमले हुए हैं और कुछ यूक्रेन के टैंक दिखाई देते थे। अब रूस के टैंक तो दिखाई दे रहे हैं, यूक्रेन के गायब हो गए हैं। देखिए, इस बारे में ये मानना पड़ेगा कि वेस्टर्न मीडिया ने और जो उनकी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कैपेबिलिटी है वो उससे यूक्रेन को काफ़ी हद तक सुसज्जित कर दिया है और यूक्रेन का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कैंपेन बहुत ही अच्छा है।
हर जगह उन्होंने अपने लोगों को बताया हुआ है कि आप फोटो खींचिए और फोटो खींच के डालिए, और जो भी उनका छोटा से छोटा अचीवमेंट होता है वो आप देखेंगे कि एकदम पूरे वर्ल्ड में चला जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया को भी वेस्ट कंट्रोल कर रहा है। और एक बोलते हैं हम नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, अभी नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, प्रोपेगेंडा है, डिप्लोमेटिक वॉरफेयर है। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये भी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर में लड़ाई लड़ रहे हैं, उस डोमेन में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इन्होंने भी जो है पूरी तरीके से जो भी यूक्रेन की स्टोरीज हैं पूरे वर्ल्ड में आप दर्दनाक वीडियो देखेंगे वो भी नजर आ रहे हैं चारों तरफ। तो जैसे अभी इस किस्म से वीडियो बनाए गए हैं कि पुतिन जो है वो विलेन है और जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो हीरो हैं, और विलेन और हीरो के बीच में लड़ाई हो रही है। जबकि देखा जाए तो ना ये बड़े महाशक्तियों के बीच में दोनों ने गलतियां की हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, और बात सिर्फ इतनी सी है कि उससे यूक्रेन को न्यूट्रल होना चाहिए। और अगर सिंपल लॉजिक देखा जाए तो उसके अलावा यूक्रेन का और कोई चारा भी नहीं है। ठीक, अब जैसे ये तस्वीर है कीव के बाहर जो है आप टैंकों का मूवमेंट वो देख रहे हैं। ये जनरल साहब, ये कीव की तरफ जो टैंक बढ़ रहे हैं ये भी घेराबंदी के लिए है या वो मौका आ गया कि ये भी अंदर जाएंगे? देखो, अभी जो लड़ाई है ये आखिरी चरण में पहुंच गई है और ये फिर डिसाइसिव फेज में है। मैं आपको 2-3 बातें क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। सबसे पहले हर एक देश की अपनी परिभाषा होती है। जैसे चाइना है वो एक्टिव डिफेंस की बात करते हैं, और जब उन्होंने 62 में हमला भी किया तो अभी एक नई किताब आई है वो कहते हैं डिफेंसिव एक्शन, और अभी रूस जो है वो इसको ऑपरेशन बोल रहा है। दूसरे जो है अभी आपको यूक्रेन के टैंक नहीं दिखाई दे रहे, वो काफ़ी हद तक शहरों के अंदर घुस गए हैं और वहाँ से वो लड़ाई करेंगे। यूक्रेन के टैंक भी उन्होंने शहरों में आ गए हैं, वो तो पक्का, क्योंकि शहर किला है, किलाबंदी हो गई है, तो इसलिए इनके जो टैंक है वो बाहर से नहीं लड़ सकते, तो आउट नंबर्ड हैं। अगर उनका एक टैंक है तो शायद ये रशिया का 3-4 टैंक हो सकते हैं। अब इनके शहर आप कह रहे हैं किले बन गए और किले की घेरेबंदी कर दी है रूस ने। और अभी किले के लिए लड़ाई होगी, पहले आउटर क्रेस्ट तोड़ा जाएगा, फिर वो अंदर घुसेंगे, फिर स्ट्रीट फाइटिंग होगी, फिर कहते हैं क्लोज क्वार्टर बैटल होगी। तो ये जो अभी प्रक्रिया बदल जाएगी, कन्वेंशनल से कुछ अनकन्वेंशनल हो जाएगी। ठीक, अच्छा सर, इसके बीच में क्योंकि बहुत चर्चा है इस बात की कि रूस ने कुछ मर्सनरीज को भेज रखा है कई सैकड़ों की तादाद में कीव के अंदर, और उनका एक ही लक्ष्य है किसी भी तरीके से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को ढूंढना और पकड़ना। जनरल पादी, लड़ाई अभी किसी भी फेज में हो, अगर इनके कमांडर पकड़ में आ जाते हैं रूस के, तो क्या युद्ध वहां खत्म हो जाएगा? नहीं, देखिए, पहले तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो पहले से ही बता दिया कि भाई मैं एनिमी नंबर 1 हूँ रशियन के लिए, और मेरा फैमिली एनिमी नंबर 2 है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि रशियन ने कोशिश करेंगे कि उनको ख़त्म करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है जो नैरेटिव्स उन्होंने जो अभी चेंज हो गई वहाँ पे, बिकॉज डेमोक्रेटिक कंट्री होने से, और उन्होंने जो लोगों में एक उत्साह और नेशनलिज्म की जगह दिया है, तो इवन इफ अगर उसको भी मतलब उन्होंने एसिनेट कर लेते हैं, तब भी मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस पॉकेट्स होगी, गरिल्ला वारफेयर की शुरुआत हो सकती है। और एक और तस्वीर आप जरा देखिए, आप एक महिला है, चल रही है, सड़क पर जा रही है, और देखिएगा कि बम कितना नजदीक जो है इनके वो जमीन पर आकर के फटता है, उसकी रोशनी दिखाई देती है। ये उसके बाद भी चल पाई, अपने आप में ये बड़ी बात है। सर, किसी से अगर चंद मीटर की दूरी पर बम फट रहा हो तो उस पर क्या बीतेगी? ये बहुत ये तो अब तो पता नहीं कितनी ताकत के बम है ये। देखो, ये तो अभी जो हो रहा है ये बिल्कुल लड़ाई के अंदर है, और ये बच भी रहे हैं, ये टारगेट भी हो सकते हैं। कुछ जब ऐसी लड़ाई हो जाती है तो बहुत से सिविलियन की कैजुअलिटी हो सकती हैं, और देखो किस तरह वो बच रहे हैं, कैसे वो बिल्कुल लड़ाई जो है घरों के सामने आ गई है। इट इज राइट ऑन द डोर स्टेप जिसको बोल सकते हैं। और इसको भी बड़ा प्रोपेगेंडा में यूज कर रहा है यूक्रेन। इसमें कुछ हकीकत भी हो सकती है, कुछ प्रोपेगेंडा भी हो सकता है कि सिविलियंस को टारगेट कर रहा है रूस। बिल्कुल, उन्होंने इनफैक्ट अभी आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले रूस ने ये पहले बोला था सारे सिविलियंस निकल जाएं और उसके बाद हम हमला करेंगे। और जो यूक्रेन है वो कोशिश ये कर रहा है कि अगर सिविलियंस हैं और उनको अगर हमने जो सिविल बिल्डिंगें हैं उनको अगर हमने बंकर की तरह हमें उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब फायर आएगा तो हम बोलेंगे कि सिविलियन को मार दिया। सर, ये Su-24 के अटैक्स हम दिखा रहे हैं, एक बार इसलिए बता रहा हूं। Su-24 बताया जा रहा है यूक्रेन ने हमले किए हैं जिन इलाकों में इस वक्त रशियन फोर्सेस मौजूद है। Su-24 से अगर अटैक हो रहा है, सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि हम उनके 11 से 12 बेसेस उड़ा चुके हैं।
आदित्य सर, अब बताइए कि किस तरह से यहाँ पर हो सकता है कि Su-24 का इस्तेमाल कहाँ से करोगे? एयरबेस का उनके अब सही बचे बात हुए है, हैं। एयरबेसेस तो वो कहाँ से कह रहे हैं करें हमने सर? तबाह कर दिए हैं। ये जब उनका एयर पावर अभी तबाह हो चुका है, ये मुझे थोड़ी सी आश्चर्य हो रहा है। ये हमें भी आश्चर्य हो रहा है कि कहाँ से हो रहा है। इसका मतलब पूरे नहीं, ऐसा उसमें होता क्या है है कि आपके जब हार्डन शेल्टर्स होते हैं, आपके एयरक्राफ्ट अंदर होते हैं, आप जितनी मर्जी बमबारी करो, आप उन एयरक्राफ्ट को नहीं कर सकते। जब तक आपका एयरफील्ड है तो आपके एयरक्राफ्ट छुपे हुए हैं और वो निकाल दें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।